नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो 12th का है मैथ्स का हो चुका है और उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आप सबके सामने हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपकी कुछ शिकायत भी रही होगी कि हमारा जो पेपर है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आया है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। ये बात सही है कि ऐसा नहीं हुआ है और इसके संबंध में आप चिंता ना करें, बोर्ड को अवगत करवा दिया गया है हमारे द्वारा। और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भी बोर्ड को इस हेतु मेल भेजा है और हमने भी ये काम किया है, तो आप चिंता ना करें। लेकिन मेरा आप सबसे यही कहना है कि इसका कोई अब समाधान है नहीं, सिर्फ इसके अलावा कि आगामी आने वाले 4-5 साल तक जिस एग्ज़ामिनर ने ये पेपर बनाया उसको दोबारा पेपर नहीं मिलेगा। बस इसके अलावा आपको इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको कुछ नंबर दे दिए जाएं या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सवाल उसने पेपर में नहीं डाला है जो आपके सिलेबस में नहीं था। हालांकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ए भाग, बे भाग, से भाग में जो क्वेश्चन उसको देने चाहिए थे उसमें हेरफेर किया थोड़ा सा। लेकिन एग्ज़ाम इसी चीज़ का नाम है, आप लोगों को सब बताकर एग्ज़ाम अगर उसी ढंग से लिया जाए तो वो एग्ज़ाम नहीं है फिर, और थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना ही चाहिए। और आप लोगों को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपकी एक शिकायत छोटी सी ये हो सकती है कि आपका पेपर थोड़ा बड़ा था और लेंदी पेपर होने की वजह से हो सकता है आपका एक आध सवाल छूटा होगा, तो आप इस संबंध में चिंता ना करें। जैसा भी हुआ एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा आपका, और ऐसी मेरी आशा है। तो आप सबके सामने आज मैं उस पेपर का जो सॉल्यूशन वीडियो है वो डाल रहा हूँ, और आप सब अपने जो क्वेश्चन किए हैं उनको मिलान कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं आपके पेपर में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और क्लास में मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि आपका पेपर 70% तक जो एग्जाम्पल है उसमें से पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार का पेपर तो उससे कहीं आगे निकल गया है। इस बार लगभग मुझे लगता है 75 से 80% तक का पेपर आपका पूरा एग्जाम्पल बेस्ड रहा है। और अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को भी अगर कवर किया है तो वो आराम से 80% तक के नंबर मैथ्स में ला सकता था। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमने जो वीडियो डाले थे पिछले लॉकडाउन के दौरान, उस वीडियो में से भी बहुत अच्छे सवाल जो थे वो पूछे गए हैं। हमने अवकल समीकरण का चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा से पहले तक का जितना भाग है वो डाला है, उसमें से भी सवाल हूबहू पूछे गए हैं। और इसके अलावा हमने जो वीडियो डाले उसमें से जो सवाल हमने यहाँ बताए थे लगभग सवाल वो पूछे गए हैं। इसके अलावा एक मॉडल पेपर हमने डाला था, उस मॉडल पेपर में से भी 4 या 5 सवाल हूबहू आए हैं, यानी 1-2 अक्षर का ही चेंज है, लेकिन उस सवाल में जो बात हमने पूछी है वही बात इस पेपर में पूछी गई आपसे। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने देखा उनको फ़ायदा हुआ भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो आगे से प्लीज़ इस प्रकार के चैनल्स की थोड़ी सहायता आप ले सकते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज अपन उस पेपर का ए भाग जो है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके पेपर का जो पहला सवाल था वो ये था कि एक फंक्शन है जो r से r पर डिफाइन है। आपको दे रखा था कि f(x) = x² + 5x + 9 है, तो आपको f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वैल्यू बतानी थी। तो प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग, पहले अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो r से r पर है तो ये भी आपका r है और ये भी क्या है, आपका r है। यदि यहाँ फंक्शन f है तो a की वैल्यू इधर वाले में क्या होती है, f a होती है, आप लोग जानते हो। अगर मैं इसको b कहता हूँ, f इनवर्स b की वैल्यू a ही होगी, आप लोगों को ये भी मालूम होगा। यानी f इनवर्स b अगर मैं कहता हूँ, f इनवर्स b, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, a के इक्वल होती है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, ये x दे रखा है और इनवर्स पूछा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इस सवाल में ये मान लेना चाहिए था कि माना f इनवर्स 8 की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, x है, ये मान लिया। तो यहाँ से आपके पास 8 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, fx हो जाएगी। 8 बराबर आपके पास fx की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, fx दे रखा है आपको, ये हो जाएगा x² + 5x प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ से लिखोगे आप लोग तो x² + 5x और 8 को इधर लाओगे तो आपके पास प्लस का 1 बचेगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। प्यारे बच्चों, आप सबने इसको सोल्व किया होगा और श्रीधराचार्य इसको आसानी से हल कर सकते थे आप लोग। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा -5 प्लस रूट b² - 4ac, तो ये हो गया 25
और यहाँ आ गया -4 इंटू ए इंटू सी, अपॉन में क्या होगा आपका 2a इंटू 1 होगा, a होगा 2a। तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिल रही है वो आएगी -5 प्लस और माइनस है यहाँ और रूट। ये देखिए 25 में से आप लोग 4 घटाओगे तो आपके पास 21 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों आप समझोगे कि x की दो वैल्यू आपको मिल रही है, एक x बराबर आपको मिल रहा है -5 प्लस और ये हो गया आपका रूट 21 बटे कितना हो गया 2। एक आपके पास मिल रहा है -5 माइनस रूट 21 अपॉन में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ f इनवर्स कितने की वैल्यू पूछी थी, f इनवर्स, और यहाँ पूछा गया था आपसे 8 की वैल्यू। f इनवर्स 8 की जो वैल्यू है उसको आपको ऐसे लिख देना चाहिए था, यहाँ आ रहा है तो -5 और -21 और ये आ गया अपॉन में कितना आपका 2 कोमा, यहाँ -5 प्लस ये हो गया रूट 21 अपॉन में कितना हो गया आपका 2, और ये जो आपके पास आया प्यारे बच्चों f इनवर्स 8 की वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है और यही आपको लिखना था। तो ये एक भाग हुआ है, दूसरे भाग में भी ऐसा ही करना था आप लोगों को। इसमें क्या लिखना था देखिएगा ज़रा, यहाँ भी वही मान लेना चाहिए था आपको, माना, ठीक है, और ये हो गया आपका f इनवर्स 9 इक्वल्स टू कितना x। हालांकि उसको एक नंबर में ये इतना ही मैटर पूछना चाहिए था, दोनों सवाल अगर पूछता है तो कम से कम 2 या 3 नंबर का सवाल हो जाता है ये, लेकिन फिर भी पूछा है तो कोई बात नहीं, अपने को करना है इसको। f इनवर्स 9 इक्वल्स टू x है, तो 9 इक्वल्स टू कितना हो गया f और यहाँ आ जाएगा आपका x। fx की वैल्यू कितनी है, fx आपके पास है x² प्लस 5x प्लस कितना है 9 है। 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया तो प्यारे बच्चों आपके पास मिलेगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आपके पास -5 आएगा और एक आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का f इनवर्स जो कितना है, f इनवर्स 9 आपसे पूछा है, वो 9 आपका हो जाएगा कितना -5 कोमा कितना 0, और ये दोनों वैल्यू आप लोगों को मैंने लिख कर दे दिया है कि f इनवर्स 8 पूछे तो ये आपका आंसर रहा, f इनवर्स 9 पूछे तो ये आपका आंसर रहा। आप सब ने यही किया होगा, मेरी जहाँ तक समझ है आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो आपका सवाल ये पहला सही होगा। और उसने आधे आधे नंबर के दोनों अंक बनाए हैं, तो अगर आपने एक किया है तो आधा ही मिलेगा, दोनों किए हैं तो आधे आधे प्लस 1 नंबर आपको मिलेगा, ऐसा है, आधा प्लस आधा है ये, यानी आपने दोनों सही किए हैं तब जाकर आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। चलिए ये सब तो समझ में भी आ गया होगा और आप सब ने कर लिया होगा। अगला सवाल अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल आपको क्या दिया गया था, दूसरा सवाल आपके दूसरे चैप्टर से ही था और बहुत आसान सा सवाल आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया था। वो सवाल कुछ ऐसा था, देखिए यहाँ से सेकंड आंसर अपन लिखते हैं, और सेकंड वाला सवाल जो था वो आपको दे रखा था कि 2 tan और यहाँ था tan इनवर्स x प्लस आपके पास था tan इनवर्स और यहाँ x³ था शायद, ठीक है, x² था, ये x² था, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि इसका मान याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इस सवाल में, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 tan इनवर्स। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस वो फॉर्मूला आपको क्या लिखना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और कितना y। इसका फॉर्मूला आप सबको याद रहता है, tan इनवर्स और ये आएगा x प्लस कितना y अपॉन में 1 माइनस xy। ये आपको फॉर्मूला याद करना था और ये लिखना भी था सवाल में। 2 tan यहाँ क्या आएगा 2 tan और इसके साथ यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स के बाद यहाँ x प्लस x² अपॉन में क्या 1 माइनस x डॉट इन x², ये लिखना था। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आप लोग और जानते हो, वो है tan और tan इनवर्स x, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मालूम है किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। तो आपका ये वैल्यू है, ये tan है और ये tan इनवर्स है, तो ये x है, तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा आपका x प्लस कितना x²। फॉर्मूले सारे लिखने थे आपको, 1 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका x³। बात समझ में आ गई। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों ऊपर वाला जो सवाल है उसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना x। समझ गए होंगे शायद मेरे हिसाब से। यहाँ x प्लस x² है, यहाँ आपके पास कितना बच रहा है वो चेक कर लीजिएगा और एक बार आप देख लीजिएगा कि यहाँ x³ था या x² था। अगर x³ था शायद मेरे हिसाब से यहाँ, तो x³ था, x³ यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका x
क्यूब, तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये x कॉमन आपका आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना x स्क्वायर। नीचे वाला जो उसको लिखना था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ लिखना था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करना। ये वाला प्लस वाला, ये प्लस से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ होगा 2 और ऊपर x बच गया तो x लिख दो। अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये आपकी इसकी क्या आ गई वैल्यू, यानी आपसे पूछा गया था कि 2tan और यहाँ है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा आपका कितना x क्यूब। ये है, इसका मान क्या होगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। बस आपको ऐसा लिख लेना चाहिए था, आपको 1 नंबर मिल जाता। बात समझ में आ गई, सबने ऐसा किया होगा। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं कि अगले सवाल में आपको क्या करना था। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक बात पूछी गई है कि अगर तीसरा सवाल अपन करें, उस तीसरे सवाल में मैट्रिक्स से एक सवाल था और ये सवाल आपसे पूछा गया था कि k प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका k प्लस 4 और यहाँ -1, ऐसा कुछ था सवाल। यहाँ आप लोगों को लिखना चाहिए था 3 और यहाँ लिखना था k -6, ये आ जाता 9 -1 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा, यहाँ देखिए इसके साथ साथ 3 - 4, यहाँ आ जाएगा 3 और माइनस कितना 4। आपसे ये पूछा गया है, ये a है प्यारे बच्चों, ये क्या है a है ये, ठीक है। इस a में आपको a की वैल्यू बतानी है कि अगर ऐसा हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो आपस में समान हो। यानी दो मैट्रिक्स आपस में तभी समान मानी जाती है जब उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, समान। इसका मतलब ये वाला a11 है तो इसके a11 के बराबर है, ये वाला आपका जो दे रखा है a22 वो इस a22 के बराबर है। ऐसे आपको प्रत्येक एलिमेंट का कंपैरिजन करना था, यहाँ लिखना था तुलना से, और वो लाइन जो मैंने बोली वो लिखनी थी। ये हो जाएगा आपका k प्लस 4 इक्वल्स टू कितना a। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, ये -1 ये -1 ये 3 कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, k - 6 इक्वल्स टू कितना -4। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले इससे k की वैल्यू निकालेंगे तो k आ गया 6 माइनस कितना 4, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ये k की जो वैल्यू है ना, इस k की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखोगे, k की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा 2 + 4, यहाँ लिख देना k का मान लिखने पर, इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। शायद सब बच्चों ने इस सवाल को हल कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल अपन बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथे सवाल में आपको एक डेफिनेशन पूछी गई थी। क्या डेफिनेशन थी सुनिएगा, और आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। देखिए क्या थी डेफिनेशन आपकी। डेफिनेशन थी कि एक तो आप लोगों को चौथे सवाल में ये पूछा गया था कि अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, पहला पॉइंट क्या था, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या ऐसे लिख दो। दूसरा है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। हिंदी में लिखा है तो आपको अवयव लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा गया था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या लिखना चाहिए था वो बता देता हूं। आपको लिखना चाहिए था एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है उसे व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। इसके साथ साथ आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना चाहिए था, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते थे कि a इक्वल्स टू अपने पास क्या है, यहाँ आपने लिख दिया होगा 1 और 3, यहाँ आपने लिख दिया होगा 2 और यहाँ लिख दिया होगा 4।
जब आपने इसके सारणिक को बनाया होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू आई होगी 1, 2 और ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3। सारणिक का मान आपके पास हो गया 3 - 8 इक्वल्स टू कितना, -5। और -5 जो है वो क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है प्यारे बच्चों। और अगर ये 0 नहीं है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए था कि जो a आया है आपका वो -5 है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको ये दोनों बातें लिखनी थी, पहले डेफिनेशन लिखनी थी, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए था। दूसरे में एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान क्या हो, 0 होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, या उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने अगर आपका 5वां चैप्टर पढ़ा है बुक का, तो 5वें चैप्टर की पहली 2 डेफिनेशन जो है ना प्यारे बच्चों, वो यही है। 5वां चैप्टर जहां से शुरू होता है ना, वो पहली और दूसरी 5.1 और 5.2 जो पॉइंट आपकी बुक का दिया गया है, 5वें चैप्टर का पहले 2 जो डेफिनेशन है वो यही दे रखे हैं। उसने 5वें चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। 5वें चैप्टर का पहला पेज और पहली 2 डेफिनेशन आपकी सिलेबस में, इस पेपर में दे दी उसने। तो एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान क्या हो, 0 होता है, उसे अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहिए था कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते थे a इक्वल्स टू कितना, यहाँ आ जाता आपके पास 2 और यहाँ आ जाता 3, यहाँ आ जाता 1 और यहाँ आ जाता आपका 6। यहाँ a की सारणिक बनाते आप लोग, तो a की सारणिक जो बनती वो आपके पास आती 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ कितना 6। मैट्रिक्स a जो लिख रखी है उसमें कितना आ जाता है, ये 6, सारणिक का मान 6 - 6 इक्वल्स टू कितना, 0। यहाँ सारणिक a जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जब भी किसी चीज की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको आवश्यक रूप से उसका क्या देना चाहिए, एग्जाम्पल भी उसके साथ लिखना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? आपने अगर ऐसा किया तो बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टीचर पर डिपेंड करता है कि आपको पूरा 1 नंबर भी दे सकता है और आपको आधा अंक भी दे सकता है। समझ में आ गई बात? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां सवाल आपसे क्या पूछा गया था प्यारे बच्चों। 5वां सवाल, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है उसका, मैक्सिमा और मिनिमा में, मैक्सिमा और मिनिमा में पूरा एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें नॉन डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर जो है इंक्रीजिंग, इन दोनों को लेकर एक वीडियो स्पेशल मैंने बनाया, ना वर्धमान और ना ह्रासमान के लिए। समझ में आ गई बात आपको? तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। एक बार फिर अपन उस पर बातचीत कर लेते हैं। आज आपसे सवाल क्या पूछा गया था 5वां, देखिए 5वां सवाल था आपके पास कि एक फलन है f(x) बराबर कितना, x² माइनस, और यहाँ आ गया आपका x प्लस कितना 1। ये है, ये कह रहा है ये इंटरवल -1 से 1 के बीच में किसी भी बिंदु पर ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, ह्रासमान है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इस इंटरवल के बीच में ये फलन ना वर्धमान ना ह्रासमान है, ये आपको सिद्ध करना है। सवाल ऐसे था कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1 अंतराल -1 से 1 के बीच में ना वर्धमान और ना ह्रासमान है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए था वो ये था साथियों कि सबसे पहले इसका आप लोग करते डेरिवेशन, यानी f' निकालना होता है। इस सवाल में एक तरीके से आपसे इंटरवल ही पूछा गया है। आपको अगर इंटरवल की जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वर्धमान होगा का ह्रासमान होगा। सबसे पहले आपको f' निकालना आना चाहिए। f' इक्वल्स टू इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस कितना आ जाएगा 1। फिर मैंने बताया था कि f' को 0 के इक्वल रखो, f' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 1/2। ये बात सब मैंने आपको एक साधारण तरीके से समझाई है। इसके बीच में जो हिंदी की लाइन है वो आप सबको स्वयं लिखनी है, मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ वैसा। यहाँ x की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी चाहिए थी इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। देखो आपको जाना है सिर्फ -1 से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में ही बात करनी है। आप हालांकि कर पूरे इंटरवल की सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। देखो आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है 1/2, तो यहाँ लिख दो आप लोग 1/2। इसके बाद इधर इस हाथ की साइड आपको बता रखा है कि जब एक ही बिंदु होता है और x में यहाँ चिन्ह नेगेटिव नहीं हो x का, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इधर वाली साइड में पूरे में प्लस का निशान लगा दो, और फिर ये देखना है कि इसकी पावर कहीं सम तो नहीं है ना, सम पावर नहीं है, विषम है, तो यहाँ चिन्ह चेंज करके लिख दो, बस इतना ही आपको काम करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक f' की वैल्यू लेस देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इस इंटरवल में ये क्या होगा,
वर्धमान, लेस देन 0 इसका मतलब ह्रासमान। कब कब होगा ये पता कर लो। ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है, x की वैल्यू यदि आपके पास 1 से लेकर 1/2 से लेकर 1 तक है, यानी 1/2 से लेकर अगर 1 के बीच में है तो, और यदि x की वैल्यू आपकी -1 से लेकर 1/2 तक है, -1 से लेकर 1/2 तक है, इस इंटरवल में तो फलन आपका क्या होगा, वर्धमान होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात। और इस इंटरवल में आपका फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बात बता रखी है कि अगर कोई फंक्शन आधे इंटरवल में क्या हो, वर्धमान हो, और आधे इंटरवल में ह्रासमान हो, तो उस पूरे इंटरवल के बीच में वो फलन ना तो वर्धमान होता है और ना ही क्या होता है, ह्रासमान होता है। ये बात समझ में आती है ना आपको। तो ऐसा ही यहाँ उसने किया है। तो आपको एक लाइन लिखनी चाहिए थी कि दिया गया जो फलन है वो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, इंटरवल -1 से लेकर 1/2 में तो क्या है, ह्रासमान है, और 1/2 से लेकर 1 तक में क्या है, वर्धमान है। इसमें तो क्या है, वर्धमान है, और इसमें क्या है, ह्रासमान है। ये बात आपको लिखनी चाहिए थी कि इस इंटरवल में फलन वर्धमान और इस इंटरवल में ह्रासमान है। अतः इंटरवल -1 से 1 पूरे अंतराल में फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। जब भी कोई फलन दो प्रकार का नेचर दर्शाता है, यानी एक ही आदमी दो तरीके का व्यवहार करता है, कभी वो सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, तो इसका मतलब वो ना तो सच बोल रहा है और ना झूठ बोल रहा है, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही यहाँ है। आधे अंतराल में जब ये वर्धमान है और आधे अंतराल में जब ह्रासमान है, तो अब इसके बारे में आप ना तो ये कह सकते कि ये वर्धमान होगा और ना ये कह सकते कि ये ह्रासमान होगा। तो इस इंटरवल में ये फलन जो आपका है वो ना वर्धमान और ना क्या है, ह्रासमान है। ठीक ऐसा ही आप सबने लिखा होगा इस सवाल को। और अब अपन बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। आपका जो छठा सवाल है वो क्या था देखते हैं प्यारे बच्चों। वो इंटीग्रेशन का सवाल था। इंटीग्रेशन 1/1 + sin x वाला सवाल था, शायद यही होगा, शायद देख लेना आप लोग। छठा सवाल जो है वो आपका था इंटीग्रेशन, यानी आपको वैल्यू निकालनी थी 1/1 प्लस किसकी, sin x और dx की। समझ गए। सबसे पहले आपको लिखना था, माना i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + sin x। अब आपको मालूम है नीचे 1 + sin x है, तो इसके अपोजिट साइन का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो i = आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 1/1 प्लस कितना हो गया, sin x हो गया। इसके अपोजिट साइन का गुणा करोगे तो 1 माइनस ये हो गया sin x, और यहाँ 1 माइनस क्या हो गया, sin x। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ऊपर तो हो गया आपके पास 1 माइनस कितना, sin x, नीचे क्या आ गया, 1 माइनस sin² x। 1 माइनस sin² x की जो वैल्यू है वो cos² x होती है, आप जानते हो। तो i = आपके पास आ जाएगा कितना, 1 माइनस sin और यहाँ x, और ये हो गया आपका cos² x और कितना dx। i = आपको मिलेगा, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/, में कितना हो गया, cos² x, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका sin x, अपॉन इसको ऐसे लिख दो, यहाँ आ जाएगा cos x, और इनटू में 1/, cos x ऐसे लिख सकते हो, शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आपको इनटू है बीच में, यहाँ dx है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम चल गया कि ये sec² x है, ये क्या है, sec² x है, माइनस ये sin x है और ये sec x है, तो ये हो गया sec x और कितना, tan x। अब सब बच्चे जानते हैं इन दोनों का इंटीग्रेशन, यहाँ sec² x का tan x होता है और sec x और tan x का क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था tan x, और माइनस कितना आ जाता, sec x आ जाता। ठीक है, और प्लस में आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हो, प्लस में यहाँ आप लोग c लिख सकते हो। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ऐसा ही आपने किया होगा, बहुत आसान सा सवाल था। और आज से पहले ये आपके जितने भी टेस्ट हुए उसमें से एक सवाल को अगर मैं कह दूँ ना तो उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया। आपके जो हमने फाइनल पेपर लिए थे, 5 या 6 पेपर अपने हुए थे, जो बड़े पेपर मेजर टेस्ट जो आपके हुए थे, उन मेजर टेस्ट में से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं है। पूरा आप पेपर चेक कर सकते हो। एक सवाल जो डेफिनेशन पूछी गई है, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उस डेफिनेशन को छोड़कर आपके दिए गए टेस्टों में से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वो टेस्ट भी अगर हल किए ना हमेशा, तो उसके भी नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो 7वां सवाल है वो क्या है। 7वें सवाल में आप लोगों से पूछा गया, ये तो सवाल वही दिया जो हमने मॉडल पेपर में दिया था आप लोगों को। मॉडल पेपर में सेम सवाल ऐसा हमने दिया। आपको ये कहा गया है कि 2i और प्लस आपके पास यहाँ -3j और +4k लिखा हुआ है, +4k, और आपको क्रॉस करना था। किससे क्रॉस करना था? आपको क्रॉस करना 3i
यहाँ करना था 3i और प्लस 4j माइनस 4k, प्लस 4j और माइनस 4k ये लिखना था। इसका मान ज्ञात करना था, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको मान लेना चाहिए था a वेक्टर बराबर क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये लिख दिया आपने। फिर आपको लिख देना चाहिए था b वेक्टर क्या है, b वेक्टर है 3i प्लस यहाँ आपके पास 4j और 4k है, ये प्यारे बच्चों 4k है, ये 3i है और यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस 4j और माइनस 4k आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपको बताना इन दोनों का क्रॉस, इसका मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान बताना है। तो यहाँ से आपको मालूम है, सबसे पहले लिखते हैं अपन i, फिर j और फिर क्या लिखते हैं k लिखते हैं। i j k में पहले a आया तो a के जो i j के कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 और ये 4 आ गया, फिर ये आ गया 3 ये 4 और ये हो गया आपका माइनस 4। समझ में आ गई बात। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से आगे हल करने के लिए क्या करना चाहिए था, वो करना था सबसे पहले i को लिखना था, फिर इन दोनों का i को छोड़ना है दोनों तरफ से, ये हो गया आपका 12। ठीक है, माइनस का कितना हो गया 16, फिर माइनस का j, माइनस के j के साथ j वाला छोड़ना था, कॉलम और रो दोनों छोड़नी है। इसका इंटू इससे करोगे माइनस का 8 हो गया, इसका इंटू इससे करोगे माइनस का 12 हो गया, प्लस यहाँ करना था आपको k कैप, तो ये हो गया आपका 8, यहाँ लिख दिया 8 और ये माइनस है और माइनस और आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और प्लस का कितना हो गया आपका 9। शायद बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ये माइनस करोगे तो माइनस का 4i बचेगा, यहाँ आपके पास 20 हो गया तो लेकिन ये माइनस है तो प्लस का 20j होगा ये, और इसके साथ आपके पास 9 और 8 17 होता है तो 17k हो जाएगा ये। और ये आपकी वैल्यू जो आई है वो a क्रॉस किसकी आ गई, b वेक्टर की है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू आ गई। ये आपको लिखना चाहिए था, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद चलते हैं अपन कौन से सवाल पर, 8वें सवाल पर। 8वां सवाल भी बिल्कुल आसान पूछा गया था आपसे, वो आपके 14वें चैप्टर से सवाल था। क्या सवाल था सुनिए, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, एक a दे रखा है, एक b दे रखा है और एक आपको c दे रखा है। a में आपको दे रखा है 2 3 4, a में दे रखा है 2 3 और कितना 4, ये दिया हुआ है। b में आप लोगों को दे रखा है -1 2 और -3, -1 2 और माइनस का 3। अगला जो पॉइंट दे रखा था उसमें दिया था माइनस का 4 और यहाँ दे रखा था आपको 1 और यहाँ दे रखा है माइनस का 10। ये 3 पॉइंट दे रखे। आपको ये कह रहा है कि बताइए ये तीनों बिंदु ए बी सी जो हैं वो संरेख हैं, ए बी सी बिंदु आपस में क्या है संरेख। संरेख होने का मतलब एक ही लाइन में ये बताना है, तो इसका मतलब सबसे पहले अपन ए बी और फिर बी सी दोनों के क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों के दिक् अनुपातों का अनुपात समान है, इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट जो है वो उन दोनों में कॉमन है, और बी पॉइंट अगर दोनों में कॉमन है इसका मतलब है वो बी बिंदु, ए और बी और सी तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात, रेखा ए बी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, और दो लाइनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे ये ए है और ये बी है, अगर ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये वाला आपका x2 है, ये y2 है और ये z2 है, तो प्यारे बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो होते हैं x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा और ये z2 माइनस कितना z1, ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा होगा। तो पहले अपन ए बी की निकालेंगे तो -1 -2, ये हो गया -1 और माइनस का 2, फिर 2 और माइनस का 3, फिर आपके पास -3 और कितना माइनस का 4। यहाँ से लिखोगे तो ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 7, लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा काम अपने को करना है रेखा BC के दिक् अनुपात, रेखा BC के दिक् अनुपात, ये आएंगे। दिक् अनुपात कैसे निकालेगा देखिएगा जरा, ऐसा ही का ऐसा काम करना है। यहाँ -4 में से आपको करना है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, फिर अगला आपको करना है 1 और माइनस कितना 2, फिर आपको करना है -10 और माइनस का कितना 3। तो प्यारे बच्चों देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका -3, फिर ये हो गया आपका माइनस का 1 और फिर हो गया प्लस का 3, तो ये हो गया आपका माइनस का कितना 7। अब देखिए रेखा ए बी, यहाँ लिखना है रेखा ए बी व रेखा BC
के दिक् अनुपातों का अनुपात, दिक् अनुपातों का अनुपात समान है। आप चेक कर सकते हो दोनों का अनुपात समान है, और अगर दोनों का अनुपात समान है इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो ए बी पर ही है, समझ गए ना, यानी बी पॉइंट जो है वो ए सी पर है, ए सी के बीच में कहीं ना कहीं बी है, इसका मतलब है आपके पास जो रेखा है उसमें तीनों बिंदु सहरेख हैं, ये ए बी सी तीनों बिंदु आपस में क्या है, सहरेख है, इसका मतलब है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में क्या है, स्थित है। शायद ये बात आप सबने लिख दी होगी। चलते अपन अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर आपका ये 8वां था प्यारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं 9वें सवाल की ओर, और 9वां सवाल जो है वो एक डेफिनेशन पूछी गई आपसे, यानी एक परिभाषा पूछी गई है। एलपीपी में जो सुसंगत हल है उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ। ये सवाल जिस बच्चे ने किया है वो वाकई में उसके 100 में से 100 आने की पूरी संभावना है, अगर उसका पेपर कंप्लीट है तो ये वाला जो सवाल है इसमें आप लोगों को 9वां सवाल पूछा गया है। ये पूछा गया है कि किसी भी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सुसंगत हल को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ लिखनी थी आपको, सुसंगत हल, सुसंगत हल। किसी भी एलपीपी में दो हल होते हैं प्यारे बच्चों, होते बहुत सारे हैं लेकिन आपको दो याद रखने हैं। पहला हल आपको लिखना है फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या याद रखना है, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ये ध्यान न करो, मैं दोनों का कंपैरिजन बता सकता हूँ, भविष्य में आपके दोबारा कहीं काम आ सकता है। एक है वो आपसे पूछा नहीं गया लेकिन आपको याद होना चाहिए, इष्टतम हल है। क्या है, इष्टतम हल है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये इतनी बातें आपको ध्यान करनी है। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना चाहिए था वो देखो, किसी एलपीपी, किसी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी अपन जिसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी दी गई रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या में जो चर होते हैं उन चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उस दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सुसंगत हल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल उसमें उपस्थित चर के जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है ऐसे मानों के समुच्चय को क्या कहते हैं, सुसंगत हल कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, किसी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चर के ऐसे मानों का समुच्चय जो दिए गए सभी प्रतिबंधों को क्या करे, संतुष्ट करे, उसे उस एलपीपी का सुसंगत हल कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना था। इसके अलावा भी इसकी एक बात और लिख सकते थे, अर्थात किसी एलपीपी में इष्टतम हल को छोड़कर से सभी हल सुसंगत हल कहलाते हैं। अर्थात किसी एलपीपी में इष्टतम हल को छोड़कर शेष सभी हल सुसंगत हल कहलाते हैं। सुसंगत हल कहलाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है आपको। मैंने ये लिख दिया है, डेफिनेशन ये लिखनी थी आपको, इतना लिखते तो आपको 1 अंक मिल जाता।
देखिए आपके पास कोई एलपीपी दी हुई है, मान लो ऐसे, ठीक है, और आपने उसको हल किया, और हल करने के बाद उसका जो आपने जो एरिया दर्शाया है, यानी उसका जो हल क्षेत्र दर्शाया है, मान लो इसका हल क्षेत्र ये दर्शा दिया आपने। समझ लो इस बात को, दोबारा अगर एक बार गलत हो गया तो दोबारा कभी ना कभी अगर गणित पढ़ोगे तो इससे सामना जरूर होगा आपका कभी ना कभी। तो अब देखिए ये मान लो इसका हल है, ये पॉइंट आपका मान लो O है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका क्या है B है, ठीक है। इन सब बिंदुओं पर आप मान ज्ञात करते हो, लेकिन या तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमम की होती है या मिनिमम या अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण की समस्या होती है। अगर मैक्सिमम अगर अधिकतमीकरण की समस्या है तो आपके जिस बिंदु पर मान आपका मैक्सिमम या मिनिमम आता है, क्या आता है, जिस बिंदु पर मान मैक्सिमम या मिनिमम आता है, मान लो इस प्रॉब्लम को आपने सोल्व किया, मैक्सिमम था तो वो बी पर मैक्सिमम आ गया, इस बी वाले को छोड़कर जितने भी पॉइंट पर आपकी वैल्यू है वो सब के सब पॉइंट उसके सुसंगत हल कहलाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है बी, इस पर जो हल है वो कहलाता है आपका इष्टतम हल। यानी किसी दी गई एलपीपी में अगर अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण की समस्या है तो उसके अनुसार उसका मैक्सिमम और मिनिमम मान जिस बिंदु पर प्राप्त होता है वो हल जो होता है वो तो कहलाता है इष्टतम हल। और उसके अलावा शेष जितने भी सब बच गए हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, उसके सुसंगत हल यानी फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और एक मान जो है जिस पर वैल्यू आपकी मैक्सिमम या मिनिमम मिल रही है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी आपका इष्टतम हल कहलाएगा। बहुत अच्छा सवाल उसने दिया है और ऐसे पेपर में सवाल आने चाहिए, तभी बच्चे इस प्रकार की थ्योरी से पढ़ पाएंगे, वरना रटाफिकेशन करते रहेंगे सवालों का। तो अच्छा सवाल था ये, बहुत शानदार बात उसने पूछी आपसे। तो अगला सवाल अपन देखते हैं क्या है, और लास्ट सवाल है ए भाग का 10वां सवाल आपसे पूछा गया है, वो था आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल। उसमें आपसे किस तरीके की बात उसने पूछी है वो देखिए प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत आसान सवाल पूछा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सवाल ऐसे पेपर में ऐसे सवाल दे दिया। देखिए कुछ सवाल इतने आसान दिए जिसमें आपको वक्त भी नहीं लगेगा। जैसे एक 10वां सवाल आपको दिया है, ठीक है, 10वें सवाल में वो भी 1-2 मिनट लगने वाला सवाल दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा सवाल दिया जिसमें कुछ भी समय नहीं लगे। आपको पीए दे रखा है, आपको पीबी दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी दे रखा है, और आपसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताइए। जैसे पी ए उसने दिया आपको 6/11, ठीक है प्यारे बच्चों। पी बी आपको दे रखा है 5/11, यहाँ दिया है 5/11, और पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है 7/11। तो आपसे ये पूछा है उसने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे पूछा है ना, कितना आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जानते हो प्यारे बच्चों कि पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है पी ए प्लस क्या होता है पी बी, और ये माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन कितना है बी के, ठीक है। तो आपको यही काम करना थी, आप पहले भी इधर इधर लिख सकते थे, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूं अब पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ जाएगा आपका पी ए प्लस कितना पी बी, और ये आ जाएगा आपका पी ए और यूनियन कितना बी। आपको सारी वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो पहले यहाँ वैल्यू रखनी है आपको 6/11 प्लस आगे क्या है 5/11 है, फिर क्या है माइनस का 7/11। इन सब का एलसीएम लोगे तो 11 आएगा, और यहाँ 6 है प्लस 5 है, ये 6 प्लस 5 है माइनस कितना है 7, तो ये टोटल आपके पास हो गया 11 माइनस कितना 7 अपॉन में क्या है 11। ये बचेगा आपके पास 4/कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू उसने पूछी थी, पी ए और इंटरसेक्शन किसकी बी की वैल्यू पूछी थी, वो आपने बता दी है। ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास आ गई। प्यारे बच्चों ये ए भाग के 10 सवाल थे, शायद आप सब ने ये सब सवाल सही किए होंगे। अब अपन बात करते हैं ब भाग के सवालों की।